वेव क्या है? वेव किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस किया हुआ एक डिस्टरबेंस होता है जो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है. वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विच कैरीज काइनेटिक एनर्जी इन लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग विद इट. यानी ये वेव का डेफिनेशन है. किसी भी मीडियम में बेटा जब हम लोग एक जगह पे डिस्टरबेंस, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस समय, तो मैं हवा में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ ताकत लगा के, ठीक है, तो हवा को डिस्टर्ब कर रहा हूँ. हवा क्या है? मीडियम है. तो ये जब मैंने हवा को डिस्टर्ब किया है तो ये डिस्टरबेंस आप तक पहुंच रहा है. अब ये अलग बात है कि आप फिलहाल ऑनलाइन मॉड्यूल में हैं तो अलग बात है. चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि मोबाइल की जगह पे आप ही हैं, ठीक है, मोबाइल की थ्रू रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, आप ही हैं यहाँ पे. तो आप मेरे से मैंने हवा में डिस्टरबेंस क्रिएट किया. ये डिस्टरबेंस वेव है और ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ बढ़ेगा. तो जो भी चीज़ आगे बढ़ती है इसका मतलब उसमें मोशन है. जो भी चीज़ आगे बढ़ रही है इसका मतलब वो मोशन कर रही है. जो चीज़ मोशन में है उसके पास 100% कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी. आई बात समझ में? और जिस चीज़ के पास मोशन है उसके पास लीनियर मोमेंटम भी ज़रूर होता है. ठीक है, तो मैं फिर से बोलता हूँ, पहले लिख देता हूँ फिर आगे दोबारा समझाता हूँ. वेव क्या है? वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस produced in a medium which carries kinetic energy and linear momentum along with it. हाँ बेटा, तो बेटा वेव क्या है? वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विच कैरीज काइनेटिक एनर्जी लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग विद इट. बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं. मान लीजिए कि एक दीवार थी, ठीक है ना, दीवार पे एक रस्सी बंधी हुई है और रस्सी पे को मैंने झटका दे दिया. जब झटका दे दिया तो ये इस तरीके से कुछ हुआ होगा. तो तुमने झटका इस जगह से दिया ऐसे, ठीक है, तो ये डिस्टरबेंस जो है वो इस तरफ चला. मैं जो बात बताने जा रहा हूं बहुत ध्यान समझिएगा. वेव क्या है? एक डिस्टरबेंस है. ये रस्सी एक मीडियम था, हमने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, यही डिस्टरबेंस वेव है. ठीक है, विच कैरीज काइनेटिक एनर्जी. क्यों काइनेटिक एनर्जी कैरी करेगा? क्योंकि ये आगे मूव कर रहा है. जिस चीज में मोशन है इसका मतलब उसके पास स्पीड है, और जिसके पास स्पीड है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, एंड लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग विद इट. लीनियर मोमेंटम, जिसके पास मोशन है उसके पास लीनियर मोमेंटम भी जरूर होता है. ठीक है, तो क्योंकि वेव किसी मीडियम में क्रिएट किया हुआ एक ऐसा डिस्टरबेंस होता है जो कि हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब जहां से आपने प्रोड्यूस किया उससे हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है. इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसमें मोशन होता है. इसका मतलब 100% उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी, 100% उसमें लीनियर मोमेंटम भी होगा. तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम विच कैरीज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग विद इट. समझ गए? किसी भी वेव में, वेव क्या है? किसी भी मीडियम में, स्टिल मीडियम में, रुके हुए मीडियम में प्रोड्यूस किया हुआ एक डिस्टरबेंस होता है वेव, जो कि आगे की तरफ बढ़ता है और अपने साथ साथ क्या लेके चलता है? काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. अब सवाल उठता है कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, तो वो भी हम आपको बता दे रहे हैं. वैसे अलग सी बात है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ. रिलेशन बिटवीन, आप मैथमेटिकली भी कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जहां होती है वहां लीनियर मोमेंटम होता है. ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. हम जानते हैं
कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू हाफ mv², जहां पे v वेलोसिटी है, m मास है, k काइनेटिक एनर्जी। एक काम करते हैं, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय m से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए k इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ, समझ रहे हैं, मतलब आपका ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, k इज इक्वल टू हाफ mv², पहले से लिखा है, m से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर mk हो जाएगा, और इधर एक और m मल्टीप्लाई हो गया तो m इंटू m कितना हो जाएगा, m² हो जाएगा। नहीं समझे, m से मल्टीप्लाई किया एक और तो m², और यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया तो mk। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2mk इज इक्वल टू m इंटू वी का होल स्क्वायर। आगे माय डियर, सबको पता है लीनियर मोमेंटम, मैंने पढ़ाया था आपको, लीनियर मोमेंटम p बराबर m इंटू वी होता है, देयरफॉर 2mk बराबर क्या हो जाएगा, p²। p बराबर कितना हो गया, √2mk, p बराबर हो गया √2mk, यानी ठीक है। तो यहां से सिद्ध होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जब तक जीरो नहीं होगी तब तक लीनियर मोमेंटम जीरो नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले से एकदम बहुत क्लियर है कि अगर किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी होती है तो 100% उसमें लीनियर मोमेंटम जरूर होता है, ठीक है। अगर किसी चीज में काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें लीनियर मोमेंटम जरूर होता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा है इस डेफिनेशन में कि वेव किसी मीडियम में प्रोड्यूस किया हुआ एक डिस्टरबेंस होता है, ये डिस्टरबेंस हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसमें मोशन होता है, और जिस चीज़ में मोशन होगा उसके पास 100% काइनेटिक एनर्जी भी होगी और लीनियर मोमेंटम भी ज़रूर होगा। ये उसका एक मैथमेटिकल प्रमाण है, मैथमेटिकल रीज़न है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम व्हिच कैरीज काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम अलोंग विद इट, ठीक है। आपको डेरिवेशन ना याद करना हो कोई बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद करिएगा, लीनियर मोमेंटम p बराबर √2mk। अब हम बात करेंगे वेव के क्लासिफिकेशन के बारे में। Classification of wave, classification of wave on the basis of requirement of medium for wave propagation। वेव के चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है या नहीं है, उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव बता रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेव कई तरीके से किया जाता है, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से और आराम से देखिएगा, ठीक है। तो इस आधार पे दो प्रकार की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला टाइप मैकेनिकल वेव, वो वेव जिसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, यानी दोज वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर propagation। For example, sound waves, यानी साउंड को अगर आप ट्रेवल कराना चाहेंगे बिना मीडियम के तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे स्पेस मतलब वैक्यूम हो जाए, हवा हट जाए,
ठीक है, तो हम चिल्लाते रह जाएंगे लेकिन आवाज़ आप तक नहीं पहुंचेगी। यानी हमारे और आपके बीच में चैनल कौन है? एयर। ठीक है, एयर से हवा आपके और मेरे बीच में, मतलब जो हवा है आपके और मेरे बीच में, उसकी वजह से साउंड ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही है। दूसरी होती है नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, कौन सी वेव? नॉन मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसको मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, यानी दोज वेव्स which do not require any material medium for their propagation, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, कुछ भी कह दो, लाइट, है ना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपको नहीं लिखना भैया, आपकी बुद्धि मोटी है अगर, तो भाई फॉर एग्जांपल लाइट लिख दीजिए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में चाहे इंफ्रारेड लिख दीजिए, चाहे माइक्रोवेव। और ज़्यादा मोटी बुद्धि है तो भाई फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल फॉर देयर प्रोपगेशन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ classification of wave on the basis of orientation of vibration of medium particle during wave propagation. Classification of wave on the basis of orientation of vibration of medium particle during वेव प्रोपगेशन। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब वेव मीडियम के थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। मैंने क्या कहा भैया से थोड़ी देर पहले? मैंने ये कहा कि जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम का पार्टिकल डिस्टर्ब होता है, तो डिस्टर्ब होने में क्या होता है? वो वाइब्रेट होता है कुल मिला के। अब वाइब्रेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक बात को बहुत ध्यान समझिएगा। एक प्रकार का वाइब्रेशन ये कि मान लो वेव ऐसे चल रही है और मीडियम का पार्टिकल उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है। एक केस ये हो सकता है कि वेव ऐसे चल रही है और जो मीडियम का पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो ऐसे चल रहा है, मतलब ये है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन और ये भी है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। ठीक, और ये क्या है? ये हमने शो किया है ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशन, इसका ऑफ मीडियम पार्टिकल। इसी प्रकार मैंने ये भी शो किया है, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब उसका इंक्लिनेशन कैसा है ना? ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ
मीडियम पार्टिकल। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्थितियां हैं कि जब वेव ऐसे चल रही हो और मीडियम का पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहा हो। इस प्रकार की वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। मैं लिख देता हूं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर 1, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव और दूसरा हो गया लॉन्जिट्यूडनल। कुछ लोग लॉन्जिट्यूडनल कहते हैं, कुछ लोग लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में क्या लिखेंगे? It is a kind of wave in which when it travels through the medium, the particle of the medium oscillate up and down. ये क्या है? ये up and down, oscillate up and down about its mean position. ये क्या है इसकी mean position, जिसको आप लोग equilibrium position भी कहते हैं। तो mean position के about up and down मूव करता है पार्टिकल परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये मोशन है वेव का और ये पार्टिकल है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो दिस इज द वेव which when travels through the medium then particles of the medium oscillate up and down about its, अब मिटा दूं इसको, समझ में आ गया ना? about its mean position, about its mean position perpendicular to the direction of propagation of wave। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल wave on a string। ठीक, कैसे? ये रस्सी है, ये एरो शो कर रहा है, मैं बार बार लिखूंगा ना, ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को, ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन को। और ये देखिए, ये स्ट्रिंग पहले ऐसी थी, जब झटका लगा तो ये वाले पार्टिकल्स, इसको ऐसे बता देते हैं, ये वाले पार्टिकल्स ऊपर पहुंच गए, करस्पॉन्डिंग ये वाले नीचे, इस तरीके से। यानी कुछ ऊपर की दिशा में गए, कुछ नीचे की दिशा में गए। अल्टीमेटली वेव जिस तरफ जा रही है उसकी परपेंडिकुलर दिशा में गए। ठीक है, यानी मीडियम का पार्टिकल क्या कर रहा है? परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है। इसे कहते हैं क्रिस्ट, CREST लिख लीजिएगा, और इसको ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो ट्रांसवर्स वेव में क्रिस्ट एंड ट्रफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्स वेव वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में आता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? ऐसी वेव जब ट्रेवल होती है मीडियम में, तो मीडियम का पार्टिकल, ये इसकी देखिए क्या है, ये इसकी मीन पोजीशन है,
इसको टू कहते हैं, इसको फ्रो कहते हैं, यानी वेव की दिशा में अगर आगे बढ़ा तो टू एंड फ्रो। ये भी वाइब्रेट कर रहा है अबाउट मीन पोजीशन, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। इसमें क्या था, मीडियम का पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन, मतलब ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल दोनों में होता है, लेकिन एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है और इसमें अलोंग होता है। तो दिस इज द वेव, दिस इज the wave which when travels through the medium then particles of medium ऑसिलेट, बिल्कुल सेम इसी ऑर्डर पैटर्न पे लिखा, ऑसिलेट टू एंड फ्रो। इसमें अप एंड डाउन, इसमें टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन। परपेंडिकुलर है इसमें अलोंग लिखना पड़ेगा, अलोंग द direction of propagation of, ठीक है, mean position perpendicular to the direction along the direction of propagation of wave. For example, sound wave in air, ठीक है। इसमें कौन सी वेव थी, ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग। इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इन एयर कह दो या ट्रांसवर्स वेव इन एयर कह दीजिए। इसको मिटा रहे हैं आपको, आपके लिए समझ में आ ही गया होगा कैसे होता है। अभी हम समझाते हैं कि इसके टू एंड फ्रो वाइब्रेशन की वजह से कैसे क्या होता है, ठीक है। तो दैट इज इसमें क्या होता है, जब हम फूंकते हैं या बोलते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल पहले तो बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, पहले तो एयर के मॉलिक्यूल बराबर डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल्स ठीक है, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखिए, जब हमने बोला तो मॉलिक्यूल जो एयर का है वो आगे डिस्प्लेस हुआ, जब आगे डिस्प्लेस हुआ तो आगे जो पार्टिकल था उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। जब इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी तो ये वापस लौट के आ गया और वापस पीछे गया एनर्जी लेने के लिए। अब इसको भूल जाइए, अब ये वाला पार्टिकल जिसको एनर्जी मिली ये आगे बढ़ेगा, आगे जो इसको पार्टिकल मिलेगा अपनी एनर्जी उसको दे देगा और ये वापस फिर पीछे चला जाएगा अपने को एनर्जी लेने के लिए। इस तरीके से चलता रहता है। अब हुआ क्या, देखिए, जब पार्टिकल जिस वक्त आगे जाता है, यहां पहुंच जाता है, उसके जस्ट बगल में एक और पार्टिकल होता है। यानी कुल मिला के मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये पार्टिकल जब यहां आगे यहां पहुंचा तो उसके जस्ट आगे एक और पार्टिकल यहां पे मौजूद था। आई बात समझ में? तो यानी इस मूवमेंट पे क्या हुआ, इस जगह पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, पार्टिकल्स पास पास आ गए, डेंसिटी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कॉम्प्रेशन, यानी जहां पर मॉलिक्यूल पास पास आ जाएं उसको कहते हैं कॉम्प्रेशन। फिर क्या हुआ, फिर ये पार्टिकल अपनी एनर्जी देने के बाद वापस आ गया, मान लो यहां पहुंच गया। अब यही दोनों पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। अब यही दोनों पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो इसी जगह को यहाँ पे यानी डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई।
तो डेंसिटी अगर कम हो गई तो इसी को कहते हैं क्या, रेयर फ्रैक्शन। इसी तरीके से हमने बनाया है, ये है द एरो जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ये जगह कंप्रेशन की, ये रेयर फ्रैक्शन की, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बनते बनते ये आगे जाता है। ठीक है, तो वेव का क्लासिफिकेशन मैंने आपको दो प्रकार से बता दिया है। ठीक है, एक ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल ड्यूरिंग द वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो दोनों में दो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, मीडियम चाहिए और नहीं चाहिए के आधार पर, और लॉन्गिट्यूड, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, परपेंडिकुलर और अलोंग द वाइब्रेशन के आधार पर। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स of medium for the propagation of wave through characteristics of medium for propagation of wave through it. कुल मिला के तीन खास खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। The three main properties are number one, the material should be elastic, material को इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक होने की वजह से ही जब पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से आगे जाता है और आगे वाले पार्टिकल से टकरा कर वापस आता है, तो ये होता है बाय द वर्च्यू ऑफ इलास्टिसिटी। यानी अगर बॉडी में इलास्टिसिटी ना होती तो फिर ये ना होता। तो मैं लिखता हूं, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक so that आगे लिख देते अच्छा, ताकि वो रिटर्न होके वापस आ सके, so that its particle may come back to their initial position, so that its particles can come back to their initial
positions can come back to their initial positions after displacement on either side. After displacement on either side. ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ. अगला कैरेक्टरिस्टिक संख्या 2. The medium must have inertia. The medium must have inertia so that its particle may store mechanical energy. अरे भाई चल रहे होंगे पार्टिकल में कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार की एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है ना. दो मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल. तो अगर कोई चीज़ चल रही है तो 100% उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. तो particles, the medium must have inertia so that its particles may store, so that its particles may store mechanical energy. ठीक है. तीसरा, मीडियम फ्रिक्शनलेस होना चाहिए ताकि जब वेव उसके थ्रू ट्रेवल करे तो मीडियम में किसी प्रकार एनर्जी का लॉस ना हो. तीसरी प्रॉपर्टी, द मीडियम शुड बी फ्रिक्शनलेस so that there is no loss of energy. So that there is no loss of energy in propagation of wave through it. In propagation of wave through it. ठीक. ओके. तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो मटेरियल के अंदर होनी ही चाहिए ताकि उसके थ्रू सही तरीके से
वेव का प्रोपगेशन हो पाए। अब पढ़ना है हम लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताने वाले हैं। The two main characteristics of wave motion are, the two main characteristics of wave motion are, number one, wave is produced by the periodic disturbance at a point in the medium। ठीक है, जब हम पीरियोडिकली एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जब हम डिस्टरबेंस को क्रिएट करते हैं मीडियम में, तब वो वेव प्रोड्यूस होती है। तो अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीरियोडिक डिस्टरबेंस A wave is produced by the periodic disturbance at a point by the periodic disturbance at a point, periodic disturbance at a point in the medium, in the medium। दूसरी प्रॉपर्टी, ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू द अदर। मतलब जब कभी भी वेव एक मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम का पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ता है। मीडियम का पार्टिकल खड़े खड़े अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। बस क्या करता है, इधर से एनर्जी लिया, इधर दे दिया, फिर इधर आया, फिर एनर्जी दे दिया, फिर इधर आया, फिर एनर्जी दे दिया। तो अल्टीमेटली क्या करता है, मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं अपनी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव करके पड़ोसी पार्टिकल तक एनर्जी को पहुंचा देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। यानी अल्टीमेटली मीडियम पार्टिकल अपनी जगह पे ही रहता है। अगर ऐसा ना होता तो बाई चांस मान लीजिए मैं और आप आमने सामने बैठे होते और मैं जब जोर से बोलता तो सारी हवा तुम्हारे पास चली जाती, हम वैक्यूम में हो जाते, सांस लेने में दिक्कत हो जाती, राइट। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता, मीडियम अपनी जगह पे ही रहता है। मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह पे ही रह के वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ये खास बात है वेव के प्रोपगेशन की। तो ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम, ड्यू टू
propagation of wave in a medium due to propagation of wave in a medium, the particles of the medium vibrate about the particles of the medium vibrate about their mean positions ठीक है, मतलब that is particles do not leave their positions and energy is transferred is transferred from one place of the medium to another. ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे some important technical terms related to wave motion. Some important technical terms related to wave motion. तो पढ़ना है important technical terms related to wave motion. तो कुछ ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमको जानकारी चाहिए, जिसकी मेन 5 हैं, आपको बताते हैं. तो few important technical terms are number 1, displacement of medium particle. दूसरा amplitude
तीसरा टाइम पीरियड चौथा फ्रीक्वेंसी पांचवा वेवलेंथ छठवां वेव वेलोसिटी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल क्या होता है? किसी भी मोमेंट पर, जिस समय, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम देखें तो मीडियम पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जितना दूरी पे होता है, किसी भी इंस्टेंट पर अगर आप देखिए, और मीडियम का पार्टिकल अगर अपनी जगह पर नहीं है, मतलब अपनी मीन पोजीशन पे नहीं है, तो जिस जगह पे है वहां तक का डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल कहलाता है। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। When wave travels through a medium, when a wave travels through a medium, then the displacement of medium particle from its mean position when the wave travels through a medium, then the displacement of medium particle from its mean position, ठीक है, is called displacement of medium particle. ठीक, displacement of medium particle is represented by small y. It is represented by y. डिस्प्लेसमेंट है तो SI यूनिट मीटर हो जाएगा। SI यूनिट इज मीटर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहें, मान लो
ये ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लिया मैंने। तो अगर जो पार्टिकल्स यहाँ पे हैं वो तो अपनी जगह पे फिक्स हैं, ना ऊपर गए ना नीचे गए, इनके लिए y कितना हो जाएगा, y है ना कितना। मान लीजिए ये पार्टिकल 10 सेंटीमीटर ऊपर उड़ गया, इस पार्टिकल का ये 10 सेंटीमीटर क्या हुआ, y हुआ। अगर मैं कहूं कि ये वाला पार्टिकल 8 सेंटीमीटर उठ गया, तो मैं क्या कहूंगा, इस वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में। तो क्योंकि ये मीन पोजीशन होती है, पहले रस्सी ऐसे थी, झटका देने के बाद ऐसी हुई है, इसे कहते हैं मीन पोजीशन। तो ये जो है ये मीन पोजीशन है, समझ गया। अगला टर्म है एम्पलीट्यूड। अभी अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल, लेकिन जो अधिकतम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड होता है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इन ईदर साइड। ठीक है, व्हेन a wave passes through a medium, then the maximum displacement of medium particles from its mean position when a wave passes through a medium, then the maximum displacement of medium particles from its mean position is called amplitude of wave। लाइट भले ही चली गई लेकिन मैं कह सही रहा हूं, समझ गए। इसे कैपिटल ए या स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट इज represented by capital A और small a,
इसका एसआई यूनिट है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, यानी इसका भी यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, जब वेव ट्रेवल करती है तो पार्टिकल ऑसिलेट होते हैं, उसके आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं। तो जब वेव किसी मीडियम पे ट्रेवल करे उस वक्त मीडियम का पार्टिकल एक चक्कर जितनी देर में लगाएगा, मीडियम का पार्टिकल एक चक्कर जितनी देर में लगाएगा, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। When a wave passes through a medium, when a wave passes through a medium, then the time taken by medium particle to complete its one oscillation is called भाई वेव ट्रेवल करती है, मीडियम का पार्टिकल ऊपर जाता है तो वही नीचे आता है, मतलब एक बार ऊपर जाना फिर वापस आके अपोजिट डायरेक्शन में जाना और फिर लौट के वहीं पहुंच जाना। ये होता है, ये जितनी देर में होता है इसे कहते हैं वन टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब जब यहाँ पे थे तो ऐसे चले थे तो लौट के भी ऐसे ही है ना। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसआई यूनिट सेकेंड होता है। It is represented by capital T, its SI unit is सेकेंड। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की।
फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक पार्टिकल जो मीडियम का है, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट कर लेता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में मीडियम का पार्टिकल कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो व्हेन वेव travels through a medium, then the number of oscillations completed by the medium particle in 1 second is called frequency of the wave. When wave travels through a medium, then the number of oscillations completed by the medium particle in 1 second is called frequency of the wave. जब कोई वेव ट्रेवल करती है किसी मीडियम में तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय द मीडियम पार्टिकल इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। ठीक, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एसआई यूनिट पर सेकेंड या हर्ट्ज होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन, यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड देवरानी जेठानी होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगा। फ्रीक्वेंसी को आप बताते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी देर में एक टाइम पीरियड पूरा होता है उतनी देर में वेव कितना आगे सरक जाती है। भाई वेव आगे बढ़ती है तो एक टाइम पीरियड भर में एक वेव कितना आगे चली जाती है, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। The distance
traveled by a wave, the distance traveled by wave in one time period. In one time period, the distance traveled by the wave in one time period is called wavelength of wave. इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये है लैम्डा, क्योंकि ये डिस्टेंस ही है, यानी इसका SI यूनिट भी मीटर होगा. मीटर का M. अगर ग्राफिकली समझना चाहें, अगर ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है पार्टिकल की और यहाँ पे हम डिस्टेंस शो करेंगे, तो अपने आप अंडरस्टूड है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल होगा. और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव होगा. तो ये वेव मान लीजिए ऐसे जा रही है, तो यहाँ से अगर शुरू किया जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक, ये एक चक्कर हुआ पूरा. ये जो हुआ वो एक वेवलेंथ हुआ, चाहे जैसे नाप लो. चाहे आप, ये ट्रफ होता है ना, चाहे आप यहाँ से यहाँ नाप लो, कृष्ण से कृष्ण नापोगे, चलो यहाँ से यहाँ नाप लो, ठीक, कुछ भी नाप लीजिए. इसीलिए कभी कभी वेवलेंथ का डेफिनेशन लोग बोलते हैं, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट इज वेवलेंथ. लेकिन हमने जो बताया वो ओरिजिनल बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है. आखिरी आर्टिकल, वेव वेलोसिटी. आप छठवां और आखिरी आर्टिकल, वेव वेलोसिटी. एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा, अभी से लेके कभी तक, जब तक आप साइंस पढ़ेंगे तो हमेशा याद रखिए, कोई भी वेव हो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से चलती है. यानी हमेशा फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अप्लीकेबल रहता है. तो वेव वेलोसिटी या वेव स्पीड, ठीक है. तो वेव वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन जो होती है भाई वेव वेलोसिटी में जोड़ो. वेलोसिटी क्या होता है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो ऐसे इसको लिख दो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी. द डिस्प्लेसमेंट of wave per unit time is called
वेव वेलोसिटी, समझ गए? रिप्रेजेंटेड बाय v, SI यूनिट मीटर पर सेकेंड, अब एक फॉर्मूला होता है वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। v बराबर एफ लैम्डा, ये हमेशा वैलिड होता है, ठीक है? डेरिवेशन of v is equal to f lambda, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हर वेव का मोशन यूनिफॉर्म मोशन होता है, इस वजह से हमेशा हम लोग स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकते हैं। तो लिखेंगे यूजिंग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमेशा v ही रहती है वेव की, मैंने कहा यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहेगी। v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ कि तुम्हें लैम्डा चाहिए, इस फॉर्मूले में लैम्डा क्या होता है? एक टाइम पीरियड में चला हुआ डिस्टेंस, यानी हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा फॉर वन टाइम पीरियड। फॉर वन टाइम पीरियड v तो वही रहता है, एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस लैम्डा हो गई, तो एक टाइम पीरियड का टाइम कैपिटल T हो गया। सबको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, इस वजह से v बराबर 1 अपॉन T की जगह f हो गया, तो v बराबर f लैम्डा, हेंस प्रूव।